नमस्ते भाइयों। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A 406 आईपीसी की जो एफआईआर है उसको खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। और कब खारिज किया? जो उस पर चार्जशीटेड भी हो गया मैटर, चार्ज फ्रेम भी हो गए, उसके बाद में एफआईआर को क्वैश किया है। किस आधार पे किया है? लिमिटेशन के आधार पे किया है। आज हम इसी संबंध में आज हम बात करेंगे और ये जजमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार जरूर देखना। दरअसल हुआ ये कि एक व्यक्ति की शादी हुई 2007 में। 2007 से लेके 2009 तक उसकी वाइफ उसके साथ में रही, सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी। 2009 में वो अपने पति को छोड़ के चली गई। जब 2009 में जो अपनी पति को छोड़ के चली गई, तो छोड़ने के बाद में क्या हुआ कि उसने 3.5 साल के गैप के बाद उसने 2013 में एक कंप्लेन दी थाने में कि मेरे साथ डॉरी की डिमांड हो रही है, मेरे को परेशान किया जा रहा है। तो उसमें 4 लोगों को मुलजिम बनाया। पहला पति, दूसरी सास और तीसरा नंद और नंदोई। जब ये एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद में इस पे जांच हुई, आईओ ने इस पे जांच की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का काम है कि स्टेटमेंट लिस्ट है, किसी को भी मुलजिम बना दो, किसी के भी नाम निकाल दो। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है इसमें। लेकिन पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं की। जब बाद में पता चला कि जो नंद है और नंदोई है, इसको एफआईआर में मुलजिम बनाया गया था आईपीसी सेक्शन 498A 406 और आईपीसी 34 के तहत पे। तो उसको जब पता चला विवेचक को कि इसमें नंद और जो नंदोई है वो लोग सिंगापुर में रहते हैं, तो उसने 3 साल बाद 2016 में मैटर पति के खिलाफ और उसकी माँ के खिलाफ चार्जशीटेड कर दिया आईपीसी सेक्शन 498A और 406 में। चार्जशीटेड हो गया मैटर। चार्जशीटेड होने के बाद में चार्ज फ्रेम भी हो गए। लेकिन इसी पीरियड में क्या हुआ कि पति हाई कोर्ट चला गया। उसने हाई कोर्ट को बताया कि एक नॉर्मल टैक्टिस के तौर में ये किस तरीके से गलत किया गया, विवेचना सही से नहीं की गई। तो जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो चार्जशीट के बाद में पत्नी क्या करती है कि एक आर्टिकल्स की, जो शादी में जो दान दहेज था उसकी एक लिस्ट बना के दे दी जाती है। तो वो कहती है कि सर ये मेरा रिकवरी करवाओ। तो लड़का क्या करता है, 5 लाख से ज्यादा अमाउंट कुछ दे देता है। लेकिन चार्जशीट में ये लिखा होता है कि अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है, कोई भी लिस्ट नहीं दी गई है। ये आईओ लिख देता है उसमें चार्जशीट में। तो पति इसके खिलाफ में जाता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि पति के खिलाफ 498A और 34 की धारा हटा दी जाती है और सास के खिलाफ 406 आईपीसी के तहत में मुकदमा चलाया जाता है। जब इससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो जो सास है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। जब वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो उधर वो वाइफ भी चली जाती है। दोनों रेट अलग अलग चल रही है। तो उसमें यही तर्क निकल के आया कि चार्जशीट में बोला गया कि कोई भी लिस्ट नहीं दी गई। लेकिन यहाँ मेन टैक्टिस क्या था? मेन टैक्टिस ये थी कि 2013 में
FIR दर्ज हुई और 2009 में वो छोड़ के गई थी। तो करीब 3.5 साल का गैप था। तो ये क्वेश्चन किस आधार पे हुई? CRPC 468 ये कहता है कि अगर किसी भी आपराधिक सेक्शन में 3 साल तक या 3 साल से कम सजा, 3 साल तक या 3 साल से ज्यादा सजा है तो लिमिटेशन में आता है, लिमिटेशन के दायरे में आता है। मतलब अगर क्राइम 2009 में वो छोड़ के गई है तो वो 2013 में FIR दर्ज करा रही है तो वो मेंटेनेबल नहीं है। एक लिमिटेशन है 468 CRPC के तहत में, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें देखना कि 3 साल की जो सजा है केवल 3 साल के अंदर ही आपको FIR दर्ज करानी है। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आप FIR दर्ज। तो उस महिला ने क्या किया था, उस पत्नी ने क्या किया था कि 2009 से अलग थी, 2013 में उसने यानी कि 3.5 साल बाद उसने FIR दर्ज कराई थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखी कि इसमें ये तो लिमिटेशन बर्ड हो रहा है और लिमिटेशन बर्ड होने के बाद में ये इस तरीके से FIR चलाई जा रही है, आरोप पत्र भी लग गया, हाई कोर्ट में गया मैटर, तो हाई कोर्ट में सास के खिलाफ केवल 406 का मुकदमा बनाया, 498 सबके खिलाफ हट गई थी, 34 भी हट गई सबके खिलाफ। तो उसने फिर ये सारी चीज़ें देखी और देखने के बाद में इसको क्वेश्चन किया। लीगल ग्राउंड इसमें क्या था? लीगल ग्राउंड ये था कि 468 CRPC में जो टाउन बाउंड जो किया गया, लिमिटेशन जो सेट की गई है 3 साल की, अगर आपको कोई दहेज का मुकदमा करना है तो जिस दिन से आप सेपरेशन आपका हुआ है उस दिन से 3 साल के अंदर ही आप कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे इस FIR को क्वेश्चन किया गया। हम जजमेंट अपने डिस्प्ले कर देंगे, आप देख लेना, हो सकता कुछ चूक रहेगी वो समझने में, लेकिन मैटर बहुत क्लियर है। जैसे आपने देखा कि पत्नियां क्या करती हैं, मायके चली जाती हैं, बाद में काफ़ी सालों बाद उनको याद आता है कि नहीं, तो उसमें ये भी कहा गया है कि ये जो टैक्टिस जो अपनाई जाती है वो परेशान करने के लिए होती है, हैरेसमेंट करने के लिए होती है। तो हर चीज़ का एक टाइम बॉन्ड किया गया कि इतने टाइम के अंदर आप इतना कर सकते हैं। तो CRPC 468 में बाकायदा उसमें मेंशन किया गया है, बताया गया है कि इस तरीके के अपराध में कितना टाइम है, इस तरीके के अपराध में कितना टाइम है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस FIR को क्वेश्चन कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है, उसको आप देखना। और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2022 को एक 498A की FIR क्वेश्चन की है, उसके संबंध में हम अगला वीडियो बनाएंगे। बहुत पॉपुलर जजमेंट है। अगर आपको मेरी किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, और आप मदद करिए हमारी, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि कि आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन जाते रहे और ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों तक आते रहे, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित हो सके, इन चीज़ों से बच सके। और हम भी ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कि डॉरी के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, डाइवोर्स के मामले में। आगे हम डाइवोर्स का भी बताएंगे कि डाइवोर्स किन किन पॉइंटों को मजबूत रखना है और डाइवोर्स की पिटीशन कैसे बनानी है और डाइवोर्स का केस कैसे मजबूत करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे वीडियो बताते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।